करते हैं आज एक नया चैप्टर ख़त्म कर निपटा देते हैं आज इस जो चीज़ है अपना जो चैप्टर सारा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आज सिलेबस पूरा ख़त्म। संडे इज़ नॉट फन डे। ठीक है, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आज अपना लेक्चर 1 इसलिए लिखा है ताकि अगर कुछ बचता है तो उसको हम फिर लेक्चर 2 में क्या करेंगे, बस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ओनली सिर्फ प्रश्न करने वाले हैं। तो बी फोकस एंड क्या कहूँगा मैं, ध्यान लगा के देखो और ख़त्म करते हैं आज का इस 9th क्लास का पूरा सिलेबस है, लास्ट चैप्टर। तो शुरू करते हैं। ठीक है, इंडेक्स में देखें तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, डाल्टन्स थ्योरी एंड एटॉमिक लॉ, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे, एटम्स के बारे में देखेंगे, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस देखेंगे, केमिकल फॉर्मूले देखेंगे कंपाउंड्स के, और मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास देखेंगे, और मॉडल कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसमें अपना चैप्टर पूरा खत्म प्यारे तरीके से हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं होने वाली। तो चलते हैं आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं। एज अर्ली एज द 6th century द ग्रीक फिलोसोफर स्टेटेड द ऑल मैटर कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 बेसिक सब्सटेंस, फायर, एयर, वाटर एंड। बहुत पहले की बात है, ठीक है, बहुत पहले की बात है। तब क्या हुआ था, तब बोलते थे कि कोई भी मैटर 4 चीज़ों में तोड़ सकता है। वो आग में टूटेगा, वो वही पंच तत्व बोलते हैं ना जिनको, ठीक है, इन 4 चीज़ों में वो टूट जाएगा। ठीक है, in 5th century, people pondered further on nature of primitive elements and thought there must be things that are still small or something which is common in every substance. This made them think deeper and discover the presence of ultimate smallest particle. उन्होंने सोचा कि ऐसा ही कुछ नहीं है, कि कुछ और कोई छोटी चीज़ है, कुछ और छोटी चीज़ है वो है। फिर उन्होंने और अंतर मन से सोचा और डीप में गए, तब उन्हें पता चला कि जो इसको क्या बोलते हैं, एटम बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एटम को ढूंढ लिया और उन्होंने बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम उन्होंने ढूंढ लिया। आगे चलते हैं। तो एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ also have their individual atoms which are connected with each other. After atoms term form slightly bigger entities was coined, the term is known molecules. ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। एटम्स के बारे में हम देख लिया। एटम्स के बारे में पहले बहुत बकवास कर चुके हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वगैरह वगैरह बहुत बकवास कर चुके हैं। अब चल रहे हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात फिर से देखते हैं। तो एटम है बहुत सारे छोटे हैं, तो मतलब उसको नेक्ड आई से तो हम नहीं देख सकते हैं। फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ठीक है, वो भी उनके भी खुद के एटम से, वो इंडिविजुअल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो एटम जब, ठीक है, एटम है हो गए अपने, समझ में आ गया अपने पास। आफ्टर एटम्स अ टर्म फॉर स्लाइटली बिगर एंटिटीज वाज कॉइन्ड, दैट इज मॉलिक्यूल्स। ऐसा बोलेंगे, एटम से ही मॉलिक्यूल बना है, मतलब स्लाइटली बिगर एंटिटीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टन ने क्या बोला था, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, एट द एंड ऑफ 19th century, ठीक है, साइंटिस्ट वर एबल टू डिफ्रेंशिएट। एक मिनट रुक जाइए, पेन हम चेंज कर लेते हैं। पेन का सर कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर इज, ठीक है। इन 19th century साइंटिस्ट वर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उन्होंने एलिमेंट और कंपाउंड के बीच डिफरेंस करना शुरू कर दिया। ठीक है, कंपाउंड जो मिक्सअप मिल के बनते हैं, एलिमेंट्स तो खुद एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, अभी देखेंगे सब कुछ। एंटोनियो लेविस, पता नहीं क्या नाम है इनके, गंदे एंड जोसेफ लुइस प्रोस्ट गेव 2 लॉज। दोनों ने मिला के 2 लॉ दिए। कौन से दिया? एक्सप्लेनिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं एलिमेंट्स के, वो समझाया उन्होंने। दिस लॉ आर कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हम देखने वाले हैं कि ये होते क्या हैं, बट किसने दिया? एंटोनियो लॉरेंट लेविसियर और जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने ये 2 लॉ दिए। कौन से लिए? और ये अगर तुमसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम्हें दिखाई दे रहा है, और उसके साथ तुम्हें दिखाई दे रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों क्या समझाते हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एलिमेंट का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब एलिमेंट कैसे बना है, वो किस कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला देखते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं। डेल्टन चाचा जी ने बोल दिया, और अपने को द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बातें हमने देखी जो दो साइंटिस्ट ने हमें दी। ठीक है, तो अब देखते हैं उन्होंने जो दो दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, ठीक है, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला दिया। तो कंजर्वेशन ऑफ मास पहले देख लेते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाद में देख सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट है अपने पास, एंटोनी लॉरेंट लेवेसर, कितने प्यारे हैं, कितने क्या करो गाइस, मैं इतनी सुंदर होता, आप ही बताओ क्या करो, ये है डूब के मर जा, लाइक दैट। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। फिर से देखो, the law of conservation of mass states that the mass of a closed system will remain constant in a chemical reaction। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, वैसा का वैसा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक क्लोज सिस्टम में अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उनका जो मास है वो का वही रहेगा, मास जो है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब मास जो होगा वो क्रिएट भी नहीं कर सकते उसमें और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब कि मास वो का वही रहेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें ये बात समझ में आएगी। दिस लॉ वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय एंटोनी लॉरेंट लेविसियर इन 1789। समझ में आया। ये लो है जो किसने सबसे पहले निकाला, वो थे अपने पास ये जो इतने प्यारे इंसान थे एंटोनी लॉरेंट एंड लेविसियर। ठीक है, इन्होंने 1789 में ये निकाल दिया। इन्होंने कब निकाल दिया, ये बहुत ही प्यारे तरीके से 1789 में निकाल दिया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखो, हम लॉ ऑफ क्या देख रहे हैं, हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। और तो पहला हमने देख लिया था क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। दूसरा हम देख रहे हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो थे उसके टाइप। देखो, तुमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हाँ एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने वाले कौन है। ठीक है, दो है। ठीक है, तुमसे अगर पूछा जाए कौन सा साइंटिस्ट, तुम लिख सकते हो एंटोनी और अपने पास वो दूसरा प्राउस्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये दोनों लिखना जो बहुत जरूरी है कि पहला था अपने पास कंजर्वेशन ऑफ मास जिसमें मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। दूसरा था हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनल वाला। कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या है देखते हैं, चलिए। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। हमें सबको पता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे सेल से टिश्यू बनता है वैसे ही एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं। द प्रोपोर्शन इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड रिमेन द सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, यह बात याद रखना कि जो एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। मतलब जैसे कि प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स एंड फ्रॉम एनी कंट्री विल ऑलवेज कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब आप वो पानी अमेरिका से लाओ, वो पानी भारत से लाओ, वो पानी चीन से नहीं लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाएंगे, कोरोना आ जाएगा। बिल्कुल पानी में नहीं हो पर लाएंगे नहीं, चीन से कुछ लाना ही नहीं है। ठीक, चीन से नहीं लाना। ठीक है, अमेरिका से लाएंगे और उधर से रशिया से ले आए। ठीक है, तो मतलब ये लाए तो फॉर्मूला। अब फिर तुमसे पूछेगा अच्छा ये अमेरिका वाला पानी इसका फॉर्मूला बताओ, इसका भी H2O होगा। ये भारत से पानी लाए, इसका फॉर्मूला बताओ, इसका भी H2O होगा। हाँ, ये वहाँ से लेके आए पाकिस्तान से नहीं लाएंगे। हाँ, मतलब कई दूसरी कंट्री से, श्रीलंका से लाए, वहाँ का बताओ H2O होगा। तो मतलब वो की वही चीज़ रहेगी ना, मतलब जो उनका प्रोपोर्शन होगा, एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 ही होने वाला है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली कंबाइन टुगेदर इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ये बात याद रखना। 1:8 कैसे आएगा वो निकालेंगे अभी, बट ये बात याद रखना। तुमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन जब अपने पास वाटर है, तुमसे ऐसे पूछने लगा कि
इंडिया से, चलो अमेरिका से पानी लेके आए तो हम इंडिया में रहते हैं और जहाँ पानी का फॉर्मूला H2 है, फिर हम पानी लेके आए कहाँ से, अमेरिका से पानी लेके आए। तो बताइए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अगर किस रेशो में कंबाइन होंगे अमेरिका वाले में, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम, अमेरिका इंडिया, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज जाते हैं ये क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है 1:8 वहाँ पे भी होगा, 1:8 यहाँ पे भी होगा, 1:8 वहाँ पे भी था, 1:8 यहाँ पे भी है। कैसे निकाला बताएंगे तुम्हें, ठीक है, कैसे निकाला बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम फॉर वाटर विल बी H, अगर H का O के साथ रेशियो निकालेंगे तो H 2 है और ऑक्सीजन H है 1 है। अगर हम रेशियो निकालते हैं H कितने, H2 में H 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 3:1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। थस 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रखेगा एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम तो उसका ऑक्सीजन, 16 ग्राम तो उसका ऑक्सीजन हो जाएगा, 16 ग्राम तो उसका ऑक्सीजन हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ में देखता हूँ तो 2 ग्राम उसका हाइड्रोजन हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं होने वाली, उसमें अपने को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं होने वाली, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को होने वाली ही नहीं है। फिर आगे देखते हैं। अगर उसी प्रकार अगर मैं अमोनिया की बात करूं, उसी प्रकार अगर मैं अमोनिया की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अमोनिया की, किसकी बात कर रहा हूं, अमोनिया की, ठीक है। तो नाइट्रोजन मेक्स अप 14/17 ऑफ मास ऑफ अमोनिया वाइल हाइड्रोजन मेक्स अप रिमेनिंग 3/17, 14 वो ले जाएगा और 3 हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या था, NH3। तो N का एटॉमिक मास क्या है अपने पास, N का एटॉमिक मास क्या है 14, तो 14 तो 17, टोटल कितना है 17। या इतना देखो अमोनिया कितना है, अमोनिया क्या है, सॉरी ये मेरे पास पेड़ भी नहीं है यार, सॉरी, NH3 क्या है, NH3 क्या है, NH3 क्या है, NH3। तो मुझे ये बात बताइए, अगर इसका मैं निकालूँ तो नाइट्रोजन होता है 14 एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का होता है 1 का होता है 1, तो 3 का कितना है 3, तो 17, टोटल कितना हुआ 17। अगर मैं पूछूं कि नाइट्रोजन का बताओ तो क्या 14/17 लिख देंगे, 14 उसका 14 अकेला नाइट्रोजन का है। और तुमसे पूछे हाइड्रोजन का भाई एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, 3/17 हो जाएगा। ये तो बोला इन्होंने, ऑफ द मास इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स फ्रॉम विच अमोनिया इज ऑब्टेन, इट विल ऑलवेज कंटेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन रेशियो 14:3। वही कहाँ से भी अमेरिका से लाओ, मैं कहीं भी लाऊँ और कहाँ से निकालूँ उससे मतलब नहीं है, अमोनिया का रेशियो तो वही नहीं वाला है, ठीक है। 17 ग्राम में 14 ग्राम अपने पास नाइट्रोजन हो जाएगा और 3 ग्राम हाइड्रोजन आ जाएगा। एंड 34 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दिस लेड टू बी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मतलब बात तो वही है, इसको डबल किया 17 को डबल करूंगा तो 34, तो अगर 17 को डबल किया 34 तो नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा 14 से 28 हो गया। और हाइड्रोजन कितना था 3 था। अगर मैं इसको डबल करता हूँ, ठीक है, डबल करता हूँ कि 34 ग्राम अमोनिया था, तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए तुमसे अगर प्रश्न पूछ ले जाए कि बताइए मैंने अमोनिया इतना देख लिया कि अमोनिया 17 ग्राम में से 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है, 3 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो अब बताइए कि अमोनिया अब 34 ग्राम हो गया। अब बताइए अब इसमें नाइट्रोजन कितना है, कि अगर अमोनिया को डबल कर दिया तो नाइट्रोजन भी डबल कर दो, 14 से 28 कर दो, हाइड्रोजन को भी 3 से 6 कर दो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो तुम्हें यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मास भी समझ में आ गया और कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू यही थे अपने भाई साहब प्रोस्ट, Joseph Louis Proust. Thus, according to the law of constant proportion, a chemical substance always contains same element in a fixed proportion by mass, irrespective of its source. ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए अपने पास, ये बात अपने को समझ में आना चाहिए, same element in a fixed proportion by mass. The law of constant proportion is also known as the law of definite proportion. This law, which was introduced by Proust, stated that in a compound the elements are
ऑलवेज प्रेजेंट द डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, प्रश्न क्या बोला था कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है बाय मास। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अभी सारा एग्जाम्पल हमने अमोनिया वाला देख लिया, हमने हाइड्रोजन वाला देख लिया, सब कुछ हमने क्लियरली तरीके से देख लिया। अगर हाइड्रोजन 18 ग्राम को बोलेगा चलो 36 ग्राम, तो सीधे से बोल देंगे कि 32 ग्राम अपने पास ऑक्सीजन हो जाएगा और अपने पास जो है 4 ग्राम अपने पास हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेल्टन थ्योरी, जॉन डेल्टन ने। चलो अब नेक्स्ट चैलेंज क्या था, यहाँ तक तो हम ठीक थे, यहाँ तक समझ लिया जो समझना था। अगला जो उनके लिए चुनौती आई वो क्या थी। Next challenge for the scientists was to come with the proper explanation of these laws. This was undertaken by British chemist John Dalton. John Dalton के बारे में पहले भी देखा है, तो मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो वो नहीं दे पाए थे, इसलिए जॉन डेल्टन जी आए। छोटे छोटे बालों वाले पहले साइंटिस्ट दिख रहे हैं, वो आए। He picked up the idea of divisibility of matter and said the atoms are the smallest particle of matter which cannot be divided further, neither be created nor be destroyed. He provided a theory based upon the laws of chemical combination and gave a successful explanation for the two laws. समझ में आया बात को। ठीक है, ये बात हम एटम्स वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में देख चुके हैं, जब मैंने बताया था 6 की 6 इसमें लिखा था कि 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो डेल्टन जी ने भी यही कहा कि इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने एटम के बारे में समझाना शुरू कर दिया, एटम के बारे में समझा दिया। इसलिए इनकी वजह से, इसी वजह से ये उन्होंने एक अच्छी खासी प्यारी सी थ्योरी दी और केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन को बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली एक सफलतापूर्वक उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, दोनों लॉज को। उस पर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बोला, ठीक है, पोस्टुलेट क्या कहते हैं, ये देखो ये चीज़ें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, और उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, सबको पता है। उनको क्या बोला जाता है, अपने पास एटम बोला जाता है। एन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, उनको छोटे सबसे छोटा है उसको। चलो तुम्हारे अब एक चीज़ को हम तोड़ते जाते हैं। अब एक ऐसा पॉइंट हो जाता है उसके बाद उसको नहीं तोड़ सकते, एक ऐसा पॉइंट हो जाता है उसके बाद नहीं तोड़ सकते, हालांकि एटम तो दिखते ही नहीं है। तो अगर किसी चीज़ को तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, सबसे छोटी है तो उसको तोड़। देखो हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, चलो पेन को तोड़ते हैं, छोटा कर दिया, ठीक है, पेंसिल को तोड़ते हैं, छोटा कर दिया। तो किसी चीज़ को छोटा करने के लिए तोड़ते, ठीक है। तो अब जब सबसे छोटी चीज़ होगी उसको क्या तोड़ोगे, ठीक है, वो उसका नाम ही सबसे छोटी क्यों पड़ा, समझ रहे हो। हालांकि एक और चीज़ होती है सबसे छोटी, बट वो मैं अभी नई साइंटिस्ट ने खोजी है, पर उसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है, सामान के चलो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये बात याद रखना यार, ये बात याद रखना कि उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। क्यों, अब यार किसी चीज़ को तोड़ रहे हो, देखो मैंने धागा लिया और उसको तोड़ा, छोटा हो गया, और तोड़ा, छोटा हो गया, अब छोटा हो गया और छोटा हो गया, अब एट लास्ट सबसे छोटा, तो सबसे छोटे को कैसे मैं तोड़ सकता हूँ यार। तो एटम तो सबसे छोटा है तो उसको तोड़ ही नहीं सकते, इनडिविजिबल, ठीक है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed in a chemical reaction. All atoms of element are identical in all respects, including the mass, chemical properties, etc. Atoms of different element have different masses and chemical properties. Atoms of different element combine a small whole number in ratio to form compounds. In a given compound, the relative number of types of atoms are कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई तो आप इसमें बिल्कुल दिक्कत क्या होगी इसमें बताइए, कोई नहीं है, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सारी चीज़ें हमने बड़े प्रेम पूर्वक देख ली है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूजिंग बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने कैसे क्या, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, पोस्टुलेट विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड, पोस्टुलेट 3, ठीक है। तो मतलब उन्होंने बोला कि मैटर किससे बना है, एटम से। और एक और तब दिया उन्होंने कि एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैटर किससे बना है, एटम से, ठीक है, एटम से बना है, समझ रहे हो। मैटर किससे बना है, एटम से, और एटम क्या है,
जो कभी इसको मिटा भी नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। तो सीधी सी मतलब क्या हुआ, मैटर खुद क्या हुआ, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया HgO, अगर मैं उसको हीट करता हूँ एक क्लोज टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और वो 92.6 मर्करी और 7.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2Hg होता, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2Hg प्लस O2 में ये कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। टोटल मास कितना था, टोटल मास अपने पास कितना था 100 ग्राम। टोटल मास कितना था जब प्रोडक्ट्स जब बने द मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास कितना हुआ प्रोडक्ट का, वो भी 100 ग्राम हो गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज हुए ना, वहाँ से टूटे हो तो डिकम्पोज हुए, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एज मैटर इज मेड ऑफ टाइनी मर्क्यूरिक एसिड Hg and oxygen O atoms. This gives reaction shows that atoms can neither be created nor be destroyed. इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, चलो सोता सो ही रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। आगे चलते हैं। The law of constant proportion. This law follows directly from the 6th and the 7th postulate of Dalton's atomic theory, which stated that atoms of different elements combine a small whole number ratio to form a compound, and in a given compound the relative number and types of atoms are constant. इसमें आपको भी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब we know that a sample of carbon dioxide मतलब CO2 is made up of carbon and oxide. एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होता है और वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, thus it obeys the law of constant proportion. The mass of carbon dioxide कितना होता है 44 ग्राम, ठीक है, कितना होता है 44 ग्राम। कैसे होता है 16 16 32 32 बस 12, कैसे होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो एटॉमिक मास कितना है 6 6 12, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 8 8 16 मास हो गया। तो CO2 C1 तो 12 प्लस O2 कितने हैं 16, तो 16 16 32 2 ऑक्सीजन है ना 32 32 प्लस 12 कितना हुआ 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा अपने पास 40, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा 40। द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम इज 16 यूनिट एंड 12 रेस्पेक्टिवली। यह बात अपने को यह अभी जस्ट बताया मैंने, 12 होता है कार्बन का और 16 होता है ऑक्सीजन का। थस इन अ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड रेशियो 3:8। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ज़्यादा कौन ले गया भाई, वो भी देखो ना यार, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। एटम, वाह जी, अब आए हम एटम पे, ठीक है। एंड एक ये बात याद रखना, तुमसे पूछा जाता है, ये चीज़ें नोट कर लेना बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। तुमसे ये बात याद रखना है कि जब तुमसे बोला जाए कि 1 नैनोमीटर दिया है या मतलब 50 नैनोमीटर दिया है और तुमसे आंसर होंगे मीटर में दिए, तो 1 मीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ये बात याद रखना है, इसलिए यहाँ पे तुम्हें यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे दे दिया है तुमसे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि तुम्हें बोला देगा 50, तुम्हारा उत्तर आता है क्योंकि सारी वैल्यूज़ दी होती है नैनोमीटर में और तुम्हारा उत्तर भी आ जाता है नैनोमीटर में। तो तुम सोचते हो ये तो ऑप्शन में नहीं है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो फिर तुम्हें पता चलता है कि हाँ कि सर ने बताया था, भैया ने बताया था कि 50 नैनोमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, 50 5 × 10⁻⁸, ठीक, मतलब कोई समझ नहीं होगा। 50 × 10⁻⁹, तो 1 0 1 माइनस की पावर ले गया, तो 5 × 10⁻⁸ मीटर हो गया। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ and hail a small sand particle. Also bricks are the building blocks of a building, similar atoms as a blood maker. जिस प्रकार रेत हो गई, अपने पास ईंटें हो गई, एक बिल्डिंग को बनाती है, धीरे उनको जोड़ते जाएंगे, उसी प्रकार एटम को भी जोड़ते जाएंगे तो मैटर बना देंगे। तो मैटर भी, जो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, एटम्स होते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग का मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन होता है, एटम होता है। और उसी प्रकार एक
हम घर बना रहे तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक करेंगे, वही अपने पास ईंटें चट्टाने, वही पत्थर वगैरह, चट्टाने के। एटम्स आर इंडिविजुअल, हमें पता है। पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड बाय एनी केमिकल मीन्स, हमें पता है। अकॉर्डिंग डाल्टन चाचा जी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन चाचा जी की एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल कॉल्ड एटम उनको कहा जाता है। दिस वुड बी मीन अ रोड ऑफ आयरन इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ एटम ऑफ आयरन। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ बोला कि जिस प्रकार एक रोड की, आयरन की रोड लेते तो उसके अंदर कितने सारे लाखों एटम होंगे आयरन के, जो जुड़े होंगे एक के पास एक के पास एक के पास जुड़े होंगे, तब जाके वो एक आयरन। तो मतलब हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो बहुत सारे छोटे 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 मिलियंस ऑफ लाखों एटम से मिलकर बनी होगी। साइज ऑफ एन एटम, ठीक है। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉल इन साइज होते हैं, सबको पता है। दे आर नॉट विजिबल एवर अंडर पावरफुल ऑप्टिकल, मतलब अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी नहीं दिखेगी, बहुत खतरनाक माइक्रोस्कोप से दिखेगी। ठीक है। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस ऑफ एटम कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, मतलब साइज ऑफ एटम एन एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस ऑफ, मतलब जो एटम की जो साइज होती है कैसे इंडिकेट की जाती है, उसकी रेडियस से। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। सो इसको किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, नैनोमीटर में। अब समझ में आया मैंने नैनोमीटर तुम्हें क्यों बताया, अब समझ में आया तुम्हें नैनोमीटर क्यों बताया जाए, क्योंकि तुम्हें बताया जाए कि मीटर दे दिया जाएगा तो तुम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, और तुम्हें नैनोमीटर दे दिया जाएगा तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्योंकि तुमसे देखो एक्सप्रेस नैनोमीटर में किया जाता है, नैनोमीटर क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट हो जाती है ना। ठीक है, बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, मीटर, सेंटीमीटर के, मिलीमीटर के, उससे भी कम, मतलब नैनोमीटर में गया। समझ में आ रहा हो, देखो मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, फिर नैनोमीटर में, तो कितना छोटी साइज होगी, तो इसलिए इनको नैनोमीटर में। अब तुमसे बोला जाए कि रोड को नापिए, तब तुम बोलोगे ये इतने सेंटीमीटर है भगवान। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। अब तुमसे बोले कि आपके पास जो पेन है बताओ कितने किलोमीटर है, ऐसा कौन नापता है यार, 1 किलोमीटर है, तो अब तुम इसको सेंटीमीटर में नापोगे। अब तुमसे बोला कि एक डॉट है, एक लाइन खींच दी, एक डॉट है, तो बताओ कितने सेंटीमीटर, अरे इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर में नापेंगे ना इसको, तो वही चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ है। तो अब वो एटम की तो बोला कि बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो उसको किलोमीटर में, अब तो सबसे छोटी यूनिट उसको दे दी नैनोमीटर में। ठीक है, और 1 मीटर में नैनोमीटर तुम्हें बताया जाए, मीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे चलते हैं। एटम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, हाउएवर द यूजेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक हैज एनेबल्ड टू us to see the surface of atoms. The magnified image of surface of silicon atom is shown in the below. इधर देखो image of surface of silicon atoms, देख सकते हो तुम प्यारे तरीके से। साइंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, प्रगति कर रही है, करने दो प्रेम पूर्वक। चलिए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस देख लीजिए। हाइड्रोजन एटम इज smallest of all atoms. The given table is टेबल लिस्ट ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्या रेडियस है होगा यहाँ पर, रेडियस ऑफ सम एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन की 0.037 नैनोमीटर याद रखना, एटॉमिक रेडियस इन नैनोमीटर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन की 0.074 नैनोमीटर हो गया, आयरन की 0.126 नैनोमीटर हो गया। तो मतलब हाइड्रोजन की सबसे कम होती है, ये बात अपने को गांठ बांध लेनी है, बहुत प्रेम पूर्वक याद कर लेनी है, बहुत प्रेम पूर्वक अपने को ये बात याद कर लेनी है। आगे चलते हैं। अगर इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे करके देख लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, डेल्टन चाचा जी थे फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब पहले क्या है, पहले से इनको ऐसे देख लेते थे, तो अब फिर उन डेल्टन जी तो है चतुर इंसान, अकबर बीरबल वाले बीरबल, तो इन्होंने क्या चला, क्या रहे हाइड्रोजन है, पहचान कैसे पाएंगे, तो इन्होंने क्या एक देखो अपने फ्यूचर स्टार का लोगो है जो अपने को पता है। ठीक है, ऐसे उन्होंने भी क्या है लोगो देना शुरू किया। उनको लोगो क्या कि हाँ यार इनको समझना तो है ना। जैसे अगर हम देखेंगे एप्पल कंपनी होती है उसको कटा हुआ एप्पल। ठीक है, तो ऐसे मर्सिडीज का हो गया उल्टा वाई। ठीक है, BMW का वो गोल गोल सा जिसमें होता है, फरारी का वो जैसे जेगुआर का देखेंगे गाइडिंग बोलो तो उड़ता वो जेगुआर मतलब जो अपना एनिमल होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग होता है। जैसे अपने नौदे का कुछ लोग एक, तो उन्होंने देखे हाँ ये चीज़ यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से, तो उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको नाम देना शुरू किया, सिंबल देना उनको, नाम नहीं, नाम तो था ही सही, सिंबल देना शुरू किया। तो कैसे कहते हैं, एवरी सिंबल
He proposed also represent by definite quantity of representative element the symbol of some common elements are proposed by डेल्टन आर सो पूछ कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किसका था, ये कैसा था, तो पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन एक डॉट, कार्बन खाली छोड़ दिया, ऑक्सीजन खाली छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉस्फोरस मर्सिडीज वाला साइन फॉस्फोरस के लिए दे दिया मर्सिडीज वाला, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर के लिए प्लस दे दिया, आयरन के लिए आई दे दिया, कॉपर के लिए सी दे दिया, लीड के लिए एल दे दिया, सिल्वर के लिए एस दे दिया, गोल्ड के लिए जी करके ये सोने की खदानें बना दी, प्लेटिना के लिए पी दे दिया, और मरकरी के लिए कुछ नहीं लिखा और बस ये गोले गोले लगा दिए। ठीक है, तो ये उन्होंने पहला पुराना तरीका देखा। अभी तो अलग है ना, अपने को पता है अभी अलग है, पर उन्होंने पुराना तरीका ये डेल्टा जी पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सिंबल देना शुरू किया, उनको एक चित्र देना शुरू किया उनको। ठीक है, हाउएवर दिस सिंबल ऑफ एलिमेंट आर प्रपोज्ड बाय डेल्टन और डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड रिमेंबर। मतलब वो तो बात सही है ना कि मतलब अब बहुत सारे, अब तुमसे बोला जाए कि गोल्ड बनो तो इसे पहले गोला बनाएंगे, फिर उसमें थोड़े ऐसे तीर लगाना शुरू करेंगे। कहाँ है तीर लगाना शुरू करेंगे, फिर जी लिखेंगे। तो मतलब इनका एक तो याद करना और बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। देयरफॉर एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिप्रेजेंट एलिमेंट वर प्रपोज्ड बाय जे बर्जुलिस। ठीक है, फिर दूसरे हमारे पास जी आए और उन्होंने सजेस्ट किया दैट अल्फ़ाबेट कैन बी यूज एज ए सिंबल। मतलब जैसे कॉपर हो गया तो सी, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो एच, मतलब वही लग दो। फर्दर द सिंबल कैन बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब सिंबल उन्होंने बनाया कि हाँ स्टार्टिंग 1-2 ले लो। ठीक है, क्योंकि मिक्सअप भी हो सकते हैं ना। अब देखो अपने देखेंगे कि कोबाल्ट हो गया और कॉपर हो गया, दोनों एक सीसी होंगे, तो अगर दोनों तो कैसे पहचानेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया कि हाँ कि इनको इनके नाम से लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि इनको कहाँ से लेंगे, IUPAC नाम से। ठीक है, अब नाम सबको नाम दिए हुए, तो IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तुमसे 1 नंबर से यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से तुमसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC बोलो, IUPAC बोलो क्या। ठीक है, तो तुम जितने भी नाम दिए हुए हैं वो कौन देता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया। ऑल्सो इट अप्रूव्स द सिंबल ऑफ द एलिमेंट मेड फ्रॉम द 1 or 2 लेटर फ्रॉम द इंग्लिश और लैटिन ऑफ दैट एलिमेंट। एज रूल द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, सेकेंड लेटर एज स्मॉल लेटर। समझ में आ रहा है। जैसे अपने पास अगर मैं बात करूं, चलो सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का क्या होता है, AG। तो फिर सोचेंगे कि हाँ ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन H बड़ा आता है तो H। फिर सिल्वर में तो S आता है, S लगा दो। फिर सल्फर का भी S है, तो उन्होंने सोचा फिर उसका असली, तो सिल्वर का असली नाम क्या होता है, अर्जेंट। तो उन्होंने सोचा तो AR नहीं, AR से आर्गन है तो AG लगा देते हैं। तो सिल्वर का उन्होंने AG लगाया। तो कुछ नाम है, जैसे गोल्ड का है AU है, वो ओरियम से निकला। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ही नाम है। ठीक है, आयरन है, आयरन का तो I होना चाहिए ना, उसका FeQ होता है। आयरन का I होना चाहिए, बस उसका FeQ होता है, क्योंकि उसका नाम निकला है फेरस से। ठीक है, क्योंकि लैटिन वर्ड है, जहाँ से नाम निकला है वहाँ से उनको देख रहे हैं। तो आयरन का नाम तो क्या होता है, फेरस। आयरन का नाम क्या होता है, फेरस, इसलिए क्या उसका नाम दे Fe। नहीं तो आयरन का तो I देना चाहिए था ना, फर्स्ट लेटर Fe। तो F और फर्स्ट लेटर बड़ा रहेगा, F बड़ा होता है, री छोटा होता है। आगे चलते हैं, देखो एल्यूमिनियम का Al देख लो, आयरन का Ar देख लो, कैल्शियम का Ca देख लो, कार्बन का C देख लो, क्लोरीन का Cl देख लो, कॉपर का Cu देख लो, फ्लोरीन का F देख लो, गोल्ड का Au अभी बताया, ओरियम, हाइड्रोजन का H देख लो, आयरन का Fe फेरस हो गया। ठीक है, लीड का Pb देख लो, मैग्नीशियम का Mg देख लो, नाइट्रोजन का N देख लो, ऑक्सीजन का O देख लो, पोटेशियम का K देख लो, सिलिकॉन का Si देख लो, सिल्वर का Ag देख लो, और सोडियम का Na देख लो। उसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ तो ऐसे ही दिखा दे मैंने। चलिए एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं, मास इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मास इज अ कैरेक्टरिस्टिक property of matter. Hence, the atoms present in the matter also possess mass. The mass of an atom is known as atomic mass. समझ में आ रहा है। The mass of an atomic नाम मतलब ठीक है, एक एटम का मास
उसका एटॉमिक मास हुआ, सीधी सी बात है, ठीक है। द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन shape, size, mass, chemical properties, etc. Atoms of different elements have different masses and different properties. मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट, सबके एलिमेंट के अलग अलग एटम होंगे तो सबके डिफरेंट मास होंगे और सबकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होने वाली है, सीधी सी बात है, सब अलग अलग होने वाले हैं। Determination of the atomic mass. It is difficult to determine the mass of individual atom. However, relative atomic mass can be determined by comparing the mass of particular atom with that of any atom standard reference. मतलब एक का तो नहीं कर सकते ना, इसलिए उन्होंने एक दे दिया स्टैंडर्ड रेफरेंस दे दिया जिसको बोलते हैं कि यूनिट ऑफ मास ऑफ एटम इज एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी के ऊपर यू लगाए, अब तो जैसे एम यू लगा देते हैं या फिर यू लगा देते तब भी चलता है। जैसे पहले लिखा था ये मास जैसे लिखा थी 25 जो भी है, तो उसके बाद कितना एटॉमिक मास यूनिट है जी, इतना। पहले जॉन डाल्टन जी ने बोला था कि जो हाइड्रोजन का मास है, हाइड्रोजन एटम का है मास, उसी को रेफरेंस ले लो। बट ऐसा नहीं कर सकते ना, फिर बाकी पूरा मान जाएंगे हाइड्रोजन वाले लो, तो फिर बाद वाले ने सोचा नहीं सबके लिए बराबरी करेंगे, नो भेदभाव, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, प्रेम से सबको मिलेगा, ठीक है। लेटर 1/16 of mass of an oxygen atom was taken as the standard in 1961. IUPAC, International Union of Applied Chemistry, adopted the 12th की स्पेलिंग देखो, बहुत सारा गलत कर देंगे। 12th की स्पेलिंग क्या होता है, 12th होती है, 12th जिसमें F साइलेंट होता है, 12th। और मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ए स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर रिलेटिव मास masses. IUPAC नेम दिस यूनिट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। फिर उन्होंने कार्बन की ले ली कि एटॉमिक मास यूनिट 1/12 इंटू कार्बन एटम, ठीक है। तो उन्होंने से वहाँ पर अगर आपको निकालनी है तो सब निकाल लेंगे, ठीक है। हैंस द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट, ठीक है। तो सबकी यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4, कार्बन का 6 दूनी 12, नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है। फ्लोरीन का अपने पास बहुत ही प्यारे तरीके से अपने पास 19 हो गया, नियोन का 20 होता है, पोटेशियम का 29, यूँ लगा हुआ ना एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कैल्शियम का 40 हो गया, आर्गन का 40 हो गया। तो तुमसे प्रश्न पूछ लेता था कि 40 किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है, आर्गन का भी होता है। आयरन का 36 हो गया, कॉपर का 36.5 हो गया, जिंक का 65 हो गया, ब्रोमीन का 180 हो गया। यहाँ पर मैं उतने ही लेके आया हूँ जितने तुम्हें इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद कर लोगे। इतने जो भी दिए हुए हैं 3 और 3 6 और 1 7 7 14 14 जो तुम्हें दिए हुए हैं, बस तुम इतना याद कर लोगे, बहुत ही तुम्हारे मोर देन सफिशिएंट ये तुम्हें याद करने हैं। बट मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ कि 20 तक सबके याद होने चाहिए तुम्हें, बट इतने भी कर लोगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 20 तक तो मतलब 9 तक, आप अगर 9th में हो तो 30 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए जी। और ये 30 तक आप, और 30 तक तो मतलब 20 तक याद कीजिए, और सिर्फ 30 तक याद कीजिए। और फिर कुछ है, जैसे गोल्ड हो गया अपने पास, ब्रोमीन हो गया, मरकरी हो गया, इनका अलग से याद कर लीजिए, ठीक है। सिल्वर हो गया, इनका अलग से याद कर लीजिए, बट जो दे इनका तो आपको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। नहीं तो 10th पढ़िए, उसमें एक चैप्टर होता है पीरियोडिक टेबल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, देखो हम नवोदय वाले क्या होते हैं, आपने को पीरियोडिक टेबल देखी बहुत प्रेम से देख ली पीरियोडिक टेबल, और जैसे पीरियोडिक टेबल देखी उसको हमने लगा दिया कहाँ पर, बेड पे चिपका दिया। बस चिपकाने के बाद देखते ही नहीं है उसको, बस चिपका दी, देखना ही नहीं है, बस चिपका दी, देखना ही नहीं है। और मतलब ऐसे चिपका पीरियोडिक टेबल ली, लगाया, पीछे कोलगेट लगा तो दी बड़े प्रेम से, ओके ठीक है लगा दी प्रेम से, पर उसके बाद उसमें कभी नज़र नहीं जाएगी। अगर वो किताब में रहती शायद नज़र भी चली जाए, पर बेड पे लगने के बाद कभी नज़र नहीं जाएगी। और कोई आपकी बेड पे आके उसको पढ़ लेगा, पर आप कभी नहीं पढ़ेंगे। और के बेड पे जाके आप किसी और के लगी हुई को देख लोगे, बट आप खुद की बेड की कभी नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम, सबको पता है। एटम इज वेरी स्मॉल, ये भी सबको पता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, सबको पता है। ऑल द एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। बात है एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टेबल, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर 2 or more एटम, अकेला तो स्टेबल नहीं है ना, तो नहीं पता, तो देयरफॉर 2 or more एटम्स
of same of different elements combined to stable entity called molecules. molecules समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, एटम्स हमने पढ़ लिया, एलिमेंट्स हमने देख लिया, मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं तो मिला के मॉलिक्यूल्स, सेल से टिश्यू हो गया, एटम एलिमेंट, ठीक है, मिला के अपने पास मॉलिक्यूल्स हो गया. Hence, a molecule can be defined as the smallest entity of a substance capable to independent existence. में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए. The constituent atoms of molecule are held together by strong attractive force. For example, ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, सपोज जोड़ेंगे, दो एटम को जोड़ेंगे, एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, तो उनके बीच फोर्स भी होना चाहिए ना. देखिए, एक लड़का लड़की को जैसे प्रेम का बंधन में जुड़े हुए हैं, तो एक लव उनका एक बॉन्ड हो गया. ठीक है, एक बॉन्ड हो गया, किस बॉन्ड से जुड़े हैं? प्रेम के बॉन्ड से जुड़े हैं. ठीक है, एक दूसरे एक दुश्मनी, किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? दुश्मनी के बॉन्ड से जुड़ेंगे. ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी एटम्स है. देखो पानी है, हाइड्रोजन, और क्या होता है अपने पास, क्या होता है? पानी होता है, दो हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी जुड़े होने चाहिए ना. ठीक है, ये भी जुड़े होने चाहिए, ये भी जुड़े होने चाहिए, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा. तो उस प्रकार एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन को लेता हूँ जिसको मैं H2 बोलेंगे, इज अ मोलिक्यूल इन विच 2 हाइड्रोजन एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड, जो केमिकली बॉन्डेड होंगे. सिमिलरली हाइड्रोजन एटम कैन ऑल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मोलिक्यूल्स. ये भी पता है अपने पास कि इनके बीच कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होना जरूरी है. वो कौन सी होगी देख लेंगे वो तो. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. Molecule is the smallest particle of an element or compound that can exist independently and possess all the properties of the substance which it belongs. इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हमें नहीं है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है. आगे चलिए, आगे चलिए. The molecules of elements are composed of identical atoms. For example, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखते हैं हम O2, ठीक है, जिसमें क्या है? 2 ऑक्सीजन होंगे. नाइट्रोजन को देखते हैं जिसका भी कहते हैं दो नाइट्रोजन होंगे. N2 और O2 डाइएटोमिक. कितना? देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एटोमिसिटी मतलब कितने ऑक्सीजन, कितने हैं. देखिए ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, तो कितने ऑक्सीजन है? 2. नाइट्रोजन का देखते हैं N2, तो कितने नाइट्रोजन है? 2. तो डाइएटोमिक. डाई का मतलब क्या होता है? 2. एटोमिक कितना होता है? एटम 1. एटम तो एटम हो गया, 2 एटम है तो डायटोमिक. ठीक है, अगर 1 होगा तो मोनोएटॉमिक, 2 हो गए तो डायटोमिक, ज़्यादा हो गया तो पॉलीएटॉमिक. थस द एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2. तुमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या? तुमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनकी, तुम्हें 3 नंबर वाला प्रश्न दे दिया जाएगा और तुमसे बोला जाएगा कि बताइए इनकी 6 दे दिए जाएंगे तुम्हें और बोला जाएगी इनकी एटोमिसिटी लिखो. तुम्हें एटोमिसिटी क्या होगी? तो तुम्हें दे देंगे O2 2, तो भाई डाइएटोमिक है तो 2, पॉलीएटोमिक है, ट्राइएटोमिक है 3, ठीक है, टेट्राएटोमिक है 4 लगाओ, पेंटाएटोमिक है 5 लगाओ, हेक्सा मतलब ऑक्टा है. तो अभी देखते हैं कौन कौन से क्या है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स. ओजोन क्या है? 3 ऑक्सीजन हो गए, तो ये क्या, इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई? 3. समझ रहे हो? द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूइंग ए मॉलिक्यूल नोन एज एटोमिसिटी. इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात में नहीं होनी चाहिए. प्रश्न आएगा एटोमिसिटी का, तुम डायरेक्ट लिख डालोगे. एटोमिसिटी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स गिवन बिलो. देखो हीलियम, नियोन, आर्गन की देखो, हीलियम अकेली होती है, नियोन अकेली होती है, आर्गन अकेली होती है. ऐसे He2 नहीं होता, Ne2 नहीं होता, Ar2 नहीं होता, ये अकेले अकेले होते हैं इंडिपेंडेंट. तो मोनोएटॉमिक होगा. ऑक्सीजन होता है O2, हाइड्रोजन होता है अपने पास H2, नाइट्रोजन होता है N2, क्लोरीन होता है Cl2, फ्लोरीन होता है F2. तो ये F2, O2, H2, N2, Cl2 क्या होते हैं? डायटोमिक होते हैं. फॉस्फोर होता है P4, फॉस्फोरस होता है P4. 4 किसको बोलते हैं? टेट्रा. ठीक है, मोनो, डाया, ट्राया, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्ट, मतलब ये याद रखना. तो 4 लगे तो टेट्राएटोमिक हो गया. सल्फर में होता है पॉलीएटोमिक. पॉलीएटोमिक मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, टेट्रा से ज़्यादा हो जाएंगे, पॉलीएटोमिक. उसमें कोई दिक्कत पसंद बात नहीं. मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स of different elements combine chemically in defined proportion. For example, the molecules of carbon dioxide CO2 consist of 1 carbon atom and 2 oxygen atoms. Therefore, the ratio by number of atoms present in the molecule of carbon dioxide C/O is equal to 1:2. This means that
द रेशियो बाय मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड C/O इज 3:8। ठीक है, 12 इंटू 1 हो गया अपने पास, तो ठीक है, और 16 इंटू 2 32 हो गया, वेर 12 और 16 एटॉमिक मासेस कार्बन। अब देखते हैं क्या बोला, CO2 है, एक कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन हो गया। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन, तो कार्बन का रेशियो क्या है, कार्बन का और इनका रेशियो क्या है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो रेशियो क्या हुआ 1:2। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या होता है वो बताएंगे जरा जल्दी से। सबको पता है, सबको पता है, कार्बन का 12 होता है, तो 12, और कार्बन कितने, 1, तो 12। ठीक है, 12 इंटू 1 कितना होता है, 12 होता है ना। फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज़ देखता हूँ, अगर मैं उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ देखता हूँ कि ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कितना 32, तो 12:32, तो काटो 6, ये हो जाएगा 3/8, 4 × 12, 4 इंटू 8 32, तो 3:8 अपने पास ये निकल के आ जाएगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए, इसमें भी तुम्हें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ये मैंने निकाल के देखें, देखिए बहुत प्रेम से निकाल के देखें। देखिए अगर मैं वाटर की बात करता हूँ क्या होता है H2, वाटर की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, वाटर की अगर मैं बात करता हूँ क्या होता है, वाटर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होता है H2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अगर मैं पहले एटम की बात करूँ तो 2 हाइड्रोजन 2:1। अगर मैं मास की बात करूँ तो 2 और 16, तो 2/16 करेंगे तो क्या करेगा, 2 से 8, 1:8, बिल्कुल निकालना तुम्हें आना चाहिए। अमोनिया की बात करूँगा, नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ तो ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, कार्बन नहीं होगा ना, नाइट्रोजन ऊपर चला गया इसका, ये नाइट्रोजन यहाँ आना था। अमोनिया NH3 होता है, तो 3 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 नाइट्रोजन, कार्बन यहाँ नहीं होगा, सॉरी नाइट्रोजन ऊपर चला गया इसका। ठीक है, तो याद रखेंगे बिल्कुल प्रेम तरीके से। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और हाइड्रोजन का होता है 3। नाइट्रोजन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है NH3, फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 14 और हाइड्रोजन का 3, तो 14/3 करोगे तो कट तो सकते नहीं, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी बात देखते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो कार्बन कितना है CO2 में, लिख लो तुम्हारे सामने, जैसे मैं भी लिख रहा हूँ। CO2 कितना हो गया 1, CO2 कितना हो गया, C कितना हो गया 1, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो क्या होगा 1:2, क्या होगा 1:2, बिल्कुल प्रेम से। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ किसको देखता हूँ, मैं इसके मास को देखता हूँ। देखते हैं कार्बन क्या होता है 12, ठीक है, और 12, और जो ऑक्सीजन हो गया वो 16 होता है, और कितने हुए 2, कितने हैं 2, तो कितना हो गया 32, तो 12/32 करोगे तो क्या होगा 4 × 3 12, 4:3 क्या होगा 12, और ये नीचे कर रहे हैं 8, 3:8 आंसर आ रहा है क्या 3:8, बहुत बढ़िया। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसका फॉर्म होता है CO। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्साइड और 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन तो CO2, कार्बन के साथ मोनो, कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन तो CO लिखो। ठीक है, CO लिखो। सबसे पहले इनका एटॉमिक रेशियो देखते हैं, तो C कितना 1, और O कितना 1, तो 1:1 कर दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि कार्बन कितने, अब मास पे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मास कितना कार्बन का 12, और नेक्स्ट देखा हमने ऑक्सीजन का कितना 16, काट के देखो 4 × 12 और 4 × 16, तो 3/4 मतलब 3:4, ये भी निकल गया। किधर गया, ये भी निकल गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है मेरे पास, H2O2। क्या होता है H2O2, दोबारा लिखेंगे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला। तो इसमें अगर मैं रेशो देखूंगा तो 2:2 मतलब 1:1, रेशो क्या हो गया 1:1। रेशो वही होता है ना कटकटाई जो लास्ट तक बच जाता है। तो 2/2 एटम वाला देखेंगे तो 1/1 मतलब 1:1 रेशो हो गया। उसके बाद बोलेंगे कि इसका अगर मैं बोलूँगा कि सर आप निकाल के बताइए इसका मास का, चलिए निकाल दें। हाइड्रोजन कितना 2, तो मास कितना 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना
सर 2, तो मास कितना होगा 16 इंटू 2 32, 32 होगा 2 इंटू 16 कितना होता है 32, तो 1/16, तो 1:16 आया नहीं आया। वाह सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, इतनी आनंद, सर आपने तो आनंद भर दिया, सर आपने तो आनंद भर दिया। तो ऐसे निकाल लेंगे, सबका मैंने निकाल के बताया तुम्हें, सबका मैंने निकाल, अभी पेड होता अपने पास आनंद ले लेते, अगर मैं वो राइटिंग पेड होता तो लिख के बताया तो क्या आनंद आता, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। मुझे पता है तुम बोर हो रहे हो, ठीक है, मुझे पता है तुम बोर हो रहे हो, आई नो। क्या करें, क्या करें बताओ, बोर होना है तुम्हें भी। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और रेस्ट लो 2 मिनट का, प्रेम से 2 मिनट का ब्रेक लो और फिर से शुरू करेंगे। फिर ठीक है, सोचिए मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ तो आप भी सोचिए, आपके लिए 2 मिनट का ब्रेक दें, स्क्रीन को रोकिए, रोकिए और जाइए पानी पिए और वापस आइए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर देखने वाले अपने केक का। CO2 को देखते हैं सबसे पहले, CO2 को, ठीक है। CO2 क्या है अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस मॉडल रिप्रेजेंट द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर प्रेम से देखिए, डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, ये कार्बन हो गया और इसके 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन इधर भी जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इधर भी जुड़ रहा है, तो ये कार्बन बीच वाला हो गया कार्बन, ऑक्सीजन ये हो गया 2 और CO2, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इससे 2 से जुड़ रहा है और ये ऑक्सीजन 2। कार्बन क्या होता है, कार्बन जो होता है, कार्बन चाचा जी होते हैं, इसकी वैलेंसी अनुपात +4 मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कार्बन जो अपने पास चार बच्चों को अपने साथ बिठा सकता है, ऑक्सीजन मात्र 2 को जोड़ सकता है अपने साथ, ठीक है। तो कार्बन को देखो, कार्बन के 4 गिन ले, कार्बन के 4, 1 2 3 4, अति सुंदर, अति सुंदर। सर आपने कैसे निकाला, मुझे कैसे पता चला कि कौन कितना जोड़ सकता है, मैं समझाऊंगा, कौन समझाएगा, मैं, ठीक है। कैसे सर, कैसे, चलो भरना शुरू करो कार्बन को। हाँ सर भरो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर 6, तो भरना शुरू करो 2, और अगले वाले में कितना है सर 4, और कितने भर सकते थे सर इसमें 8 भर सकते थे, कितने बचे 4, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे सर 4, तो 4 जोड़ सकते हैं इसके, तो कितने जोड़ सकते हैं 4, बहुत बढ़िया सर। तो आपने 4 जोड़े, हाँ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, अरे वाह सर। फिर सर ऑक्सीजन का 2 बताओ सर, बताते हैं भी बताते हैं, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर सर 8 होता है, तो भरो 2 और 6, लास्ट वाले में कितने भरे सर 6 भरे, अच्छा 6 भरे। तो मुझे ये बताओ लास्ट वाले में कितने भर सकता था मैं, सर मैं 8 भर सकता था, 8 में भर सकता था, 8 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा सब चीज़ें हमने, सर मैं 8 भर सकता था। और आपने सर, आपने कितने भरे सर, मैंने 6 भरे, तो 8 - 6 कितने होता है बेटा सर, 8 - 6 2 होता है सर। तो कितने जोड़ो बेटा, तो कितने बॉन्ड लगाओ सर, 2 लगा दो। तो कितने लगा रखे हैं मैंने ऑक्सीजन के, 1 और 2, हाँ सर 2 ही लगा रखे हैं। समझ में आया बात, कार्बन का 4 कैसे जोड़ा, समझ में आया, और ऑक्सीजन का 2 कैसे जोड़ा, सर ने तुम्हें समझा दिया एक स्टूडेंट के माध्यम से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोला जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोला जाता है HCl, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का -1 चार्ज होता है, -1, हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है, स्टार्टिंग +1, उसका भी बाद में समझाऊंगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम क्लोरीन 1 फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। नाइट्रोजन को देखो, देखो नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है 5 एटॉमिक नंबर, तो 8 - 5 करूँगा 3 बचेगा, 3 डंडे दिख रहे हैं तुम्हें, 3 डंडे दिख रहे हैं, 1 2 और 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसी वजह से दिस ट्रिपल बॉन्ड मेक्स N2 इनर्ट। हम बात करते हैं आयंस की, जो कि अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसको कहेंगे एक टॉपिक हो जाता है, यहाँ तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। एन आयरन इज़ अ चार्ज्ड स्पीसीज विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसेस अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आयन होता क्या है, एक चार्ज स्पीसीज होती है, ठीक है, एक चार्ज स्पीसीज होती है जो एक एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम, उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है वो बताता है, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आयन कैन आइदर भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम कैटायन कहेंगे, और नेगेटिव होगा तो एनायन होगा। सर वो तो ठीक है, आप पॉजिटिव आपने भी पढ़ा है, कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव,
पर सर मैं रियल बात बताऊँ सर, मैं शाम तक भूल जाऊँगा यार, भूल जाऊँगी। क्या बेटा क्या भूल जाओगे? सर मैं ये भूल जाऊँगी कि केटाइन पॉजिटिव था नेगेटिव था, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी। सर ट्रिक व्रिक बता दो। सर है तो ट्रिक क्यों नहीं बताएंगे? चलो बेटा बताओ प्लस का साइन क्या होता है? पॉजिटिव मतलब प्लस होता है ना, तो प्लस का साइन क्या होता है? और सर क्या बात कर दी, ये लो ये होता है। तो मुझे बताइए केटाइन और एनाइन में ऐसा साइन कहाँ दिख रहा है? सर हाँ दिख तो रहा है सर केटाइन में। कैसे? टी को देखो सर, टी प्लस प्लस सा लग रहा है। एनाइन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ क्रॉस हो रहा हो। तो बेटा जब सब खुद नहीं आपने ट्रिक समझ ली तो ध्यान से देखो, केटाइन में टी बन रहा है मतलब प्लस जैसा बन रहा है ना, सबको छोड़ दो, टी को देखो प्लस बन रहा है, तो मतलब केटाइन इज इक्वल टू पॉजिटिव। ट्रिक है, क्योंकि भूल जाते हैं बहुत बार एनाइन नेगेटिव था या पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव था, ले ये लगाया मैंने पॉजिटिव, मिले पूरे -1, पूरे पूरे मिला अंडा, पूरा मिला मेरे को अंडा। तो सर ये सर ने बताया था कि टी प्लस जैसा दिखता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया अपने पास एनाइन। याद रखना केटाइन में टी आ रहा है जो पॉजिटिव जैसे दिख रहा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज एनाइन हो गया तो नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं, और ये हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। जैसे ठीक है, अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूँ जिसपे है K+, अब कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, तुम विश्वास ऑन मी। जैसे ऑक्सीजन के पास होता है, ऑक्सीजन के पास होता है O-2, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लगा होता है -2 लगा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लगा होता है वो -2 होता है। और मैं देखता हूँ बात को, जैसे अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की बात कर लेता हूँ, उस पर +3 लगा होता है। तो सर ये बात समझ में नहीं आई, +3 सॉरी +1, सर ये बात समझ में नहीं आई, प्लस क्यों लग रहा है माइनस क्यों लग रहा है? सर अभी आपने समझाया कि 8 - 4 करेंगे 2 बच जाएगा, ये तो बात समझ में आएगी। सर ये ऑक्सीजन के -2 क्यों लगा? मैंने तो 2 ही पढ़ा था, ये क्या लफड़ा है सर? समझाएंगे। पहले देखो फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो के हो गया पॉजिटिव आयन, जिसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव वाले को T+ केटायन, ठीक है, और क्लोरीन को क्या बोलेंगे एनायन। सिमिलर टू द मॉलिक्यूल्स एन आयन कैन बी मोनोएटॉमिक, ठीक है, आयन मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डायएटॉमिक हो सकता है -2, टेट्राएटॉमिक भी हो सकता है। आयंस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैन हैव नेट चार्ज ओवर देम, मतलब पूरा मिला के भी निकाल सकते हैं, पूरा मिला के भी निकाल सकते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज नोन एज पॉलीएटॉमिक, मतलब अब पूरा हो गया ना। H2 अगर मैं लेके चलूँ H2O, ठीक है, हाँ पूरा निकाल दो, H2+ हो गया, 2- हो गया तो यहाँ इसका 0 हो गया, तो पूरा निकालेंगे तो पॉलीएटॉमिक आयंस हो गएंगे। एक एटम का दूसरे एटम का निकाला मैंने, हाइड्रोजन का भी निकाल दिया, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का निकाला, तो टोटल बताओ आप कि हाँ हाइड्रोजन तो +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया तो +2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन -2 अकेला, एक ऑक्सीजन -2 हो गया तो +2 -2 कितना हो गया 0, तो हाँ H2O का पूरा कितना हो गया 0, तो 2 का निकालना, पॉलीएटॉमिक डायएटॉमिक बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए ना, तो समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ एल्यूमिनियम को उसका साइन होता है, +3। कैल्शियम को देखते हैं +2, कॉपर प्लस ना क्यूप्रिशियन, ठीक है, जो कॉपर का ही होता है, ठीक है, CO+2, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, एटोमिसिटी सारे देखो, मोनोटॉमिक, ब्रोमाइड Br- क्लोराइड, Cl- फ्लोराइड, ठीक है, ये सब एक ग्रुप में आते हैं, ठीक है, अलग से देखेंगे बहुत प्रेम से, सब मोनोटॉमिक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइड्राइड H-, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए पहले बताओ सर निकाला कैसे, नहीं बताओ? अरे अभी बताते हैं यार, तुम क्या यार इतनी सी बातों पर रोने लग जाते हो। देखो इधर देखो, प्रेम से देखो, ऑक्सीजन पे आओ वापस। ऑक्सीजन के ऊपर मैंने -2 क्यों लगाया सर? हाँ बताओ सर क्यों लगाया? और हाइड्रोजन पे +1 क्यों लगाया? बताओ सर बताओ। अरे बताते हैं, शांति तो काटो यार। चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? सर 8, पहले बता दिया आपने, बहुत बढ़िया। भरना शुरू करो सर, क्या भरना? 2 और 6, तुम तो फास्ट हो यार, ठीक है। उसके बाद आगे बताओ बेटा जी, मेरे को ये बताओ, चलो कितने भर सकते हैं? 8 -2 किया तो कितना बचा? 6 किया तो कितना बचा? सर 2, सर 2 तो पहले ला देते सर, आप पागल बना रहे हो ना, -2 कैसे आया? समझो, अगर मैं 1, 2, 3 और 4 तक चलता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर 4 से अगर मैं वापस आता हूँ तो 3, 2, 1 हो जाता है। सर क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो सर आप? कुछ समझ में नहीं आया।
समझाते हैं। ये काम कर रहे हैं एक चीज़, ये +3 कहाँ से है वो भी देखना चाहिए ना अपने को। देखिए अगर मैं बात करता हूँ 8 भरेंगे ना, उसमें 8 भरेंगे, तो इसे मैं भरना शुरू करता हूँ तो पहले मैंने भरा 1 सेकंड वाली में 1 भरा, फिर 2 भरे, फिर 3 भरे, 4 तक अगर मैं भरता हूँ, 8 से कंपेयर करते रहना है, तो 8 तो कंपेयर करता हूँ तो 4 तक तो जो आई शुरू वाली वही गिननी है अपने को। 1 आया तो +1 लगा दिया, 2 आया तो +2 लगा दिया, 3 आया तो +3 लगा दिया, 4 आया तो +4 आया। बट 4 के बाद 4 के 8 का आधा क्या हो गया 4, तो 4 के बाद जो भी होगा, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और 8 खुद हो गया, ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट होंगे, तो 8 में से माइनस करेंगे, और माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस लगा देंगे। देखिए 5 वाला मैं देखूंगा तो -3 लग जाएगा, अगर 6 वाला देखूंगा जो कि अपने पास क्या है ऑक्सीजन, -2 लग जाएगा, 7 वाला देखेंगे तो -1 लग जाएगा, ठीक है, 8 वाला देखेंगे तो उस पर 0 लग जाएगा, तो अपने पास वो इनर्ट पे चली जाएगी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात में नहीं होनी चाहिए, ये बात प्रेम पूर्वक देख लो तुम, ठीक है, समझाऊंगा बाद में, 10th में समझोगे, 10th में पूरा समझा रखा है इस चीज़ को, बट तुम्हारे अंदर जिज्ञासा भरी होगी तो इसमें मैंने समझा दिया। कंपाउंड्स इन, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी किताब में इतना नहीं दिया है, बट तुम्हें इंटरेस्ट आए और तुम्हें ये चीज़ें समझ में आए, कहीं ना कहीं तुम चूको नहीं, इसलिए तुम्हें बताया कि -2 तुम्हारे अंदर जिज्ञासा रहे, -2 क्यों रहता है, +2 क्यों रहता है, ये सब चीज़ें क्यों रहती है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। कंपाउंड्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन पॉजिटिवली जिसको बोला जाता है, एनायंस नेगेटिवली जिसको बोला जाता है, आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखना Zn होता है +2 में, Zn होता है जैसे निकाल रहा है वैसे निकाल लेते हैं हमने, और ऑक्सीजन होता है -2 में, ठीक है, ऑक्सीजन होता है -2 में, ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके देखो काम किया ना, तो +2 -2 0 हो गया। अगर एग्जाम्पल अलग की देखते हैं तो MgCl2, ठीक है, Mg होता है +2, मैग्नीशियम होता है +2 में, और क्लोरीन होता है -1 में। यहाँ जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था हमने, क्लोरीन -1, क्लोरीन पे अकेला लगा हुआ है, तो कितने क्लोरीन कितने हैं 2, तो कितना -2 आ जाएगा, तो Mg +2 था और क्लोरीन -2 था, ये भी कैंसिल हो गया। KBr था, K प्लस होता है, Br माइनस होता है, तो ये भी खत्म। NaCl था, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो ये भी खत्म। तो बात समझ रहे हो, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कैटाइन भी है पॉजिटिव, एनायन भी है नेगेटिव, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो आयंस वाली रेशो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आयंस वाली रेशो की बात कर रहे हो तो तुम बहुत बढ़िया समझ जाओगे। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूँगा मैं, Ca+ होता है, Ca+2 होता है और O-2 होता है। अगर मैं रेशो निकालूंगा -2 2 और -2, तो मतलब माइनस को उठाओ तो 2 to 1 ही हो गया, तो 1:1 रेशियो हो गया इनका, ठीक है। रेशो मास तो निकालते रहना तुम। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूँ तो Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता हूँ तो MgCl2, ठीक है, MgCl2। तो बात याद रखना, एल्यूमिनियम मतलब तुम सब निकाल लोगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट रहा है लास्ट वाला उसको याद नहीं था, कट रहा है तो सब निकाल लोगे तुम। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ये हमारा, ये देख लेते हैं। क्लास तो बहुत लंबी होने लगी, मैंने बोला था लंबी रेडी रहना क्लास के लिए, तो लंबी तो होगी से, इसमें क्या दिक्कत पेश वाली बात में रखनी नहीं, लंबी तो होने वाली है, पहले बोला था हमने, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज क्योंकि आज सिलेबस पूरा करना है और लास्ट चैप्टर तो एक ही वीडियो में खत्म करने वाले, अगली क्लास होगी बस, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्लस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, समझ रहे हो। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक representation of its atomic constituents. In other words, a chemical formula represents the composition of a molecule in terms of symbol that of elements present in that molecule. So the right chemical formula of compound, the ones to दो नॉलेज देख लेते हैं। द symbol of constituent element, symbol होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट का। एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ईच एटम कंस्टिट्यूइंग द कंपाउंड, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, देखते हैं, ठीक है। वी नोट दैट द कंबाइनिंग पावर ऑफ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अभी हमने वैलेंसी की बात करते थे, जैसे मैंने 8 माइनस कर रहे थे, तो किसकी बात थी, वैलेंसी की, ठीक है। तो वैलेंसी जिसको मतलब जो कंबाइनिंग पावर होगी, किस कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, वो क्या है, वैलेंसी। द नंबर ऑफ एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स विच
वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस इज डिसाइडेड बाय द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। अभी देखा ना हमने +2 -2 कर रहे थे, तो वैलेंसी उनको जो प्लस ऊपर लग रहे थे उनको आयंस मतलब वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि किसको किसके साथ कंबाइन करता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखेंगे तो बोथ है वैलेंसी 1। अगर मैं देखता हूँ हाइड्रोजन को देखता हूँ H+ होता है, क्लोरीन माइनस होता है, तो दोनों की वैलेंसी कितनी होती है 1। हाइड्रोजन की होती है +1 होती है, क्लोरीन की होती है -1। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 1 एटम हाइड्रोजन एक एटम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसी वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो वैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट, मतलब वैलेंसी ऑफ आयन किसके इक्वल होती है, जितना उस पर चार्ज होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। समझ में आया? यहाँ तक मैं समझा दिया है, तुम्हें दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। देखिए प्रेम से देखिए, एल्यूमिनियम L+3, एल्यूमिनियम सल्फाइड L+3 देखिए, एल्यूमिनियम ये थोड़ा मिस प्रिंट पे हो रहा है ना कहीं कुछ मिस प्रिंट पे हो रहा है, मुझे पता है। हाइड्राइड H-1, हाँ थोड़ा ऊपर भी चला गया है शायद ये, और कुछ खिसक भी गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा भेज देंगे, पर कुछ सही है। आयरन सेकेंड, कॉपर Cu2+ दे रखा है, कैल्शियम Ca+2 दे रखा है। आगे चलते हैं। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला सर्टेन रूल्स नीड टू केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं सीख रहे हैं ना अभी, तो कुछ रूल है जो हमें जानने बहुत जरूरी है। द वैलेंसीज और चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस्ड इन केस ऑफ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल होगा तो जो मेटल का जो सिंबल होगा सबसे पहले लिख दो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, तो क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है तो कैल्शियम का आगे लिख दो, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड ZNS है, तो जिंक अपने पास मेटल हो गया, सल्फाइड नॉन मेटल हो गया, तो सल्फाइड को बाद में लिख दो, जिंक को आगे लिख दो। कैल्शियम एंड जिंक मेटल होते हैं तो पहले लिख दियो, वेरेज क्लोरीन एंड सल्फाइड नॉन मेटल तो पहले लिख दिए। In case of compound consisting of polyatomic ions, the polyatomic ions are enclosed in the bracket, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कर देंगे उनको और ऊपर लगा देंगे, ठीक है। जो अगर हम निकले जैसे, ठीक है, यहाँ देखिए अगर मैं ऐसी बात करता हूँ, ठीक है, तो इनका ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा। जो मेरे को इसको पूरा का लिखना है, पूरा का लिखूंगा तो मैं पूरा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दूंगा, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दूंगा। उसमें मेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है, कि सबका है। अगर मैं यहीं पे लगाऊंगा तो सोचेंगे कि यार ये तो SO4 का ही है, तो मैंने सोचा कि सबका ही लगा देते हैं, सबका कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं तुम्हारे लेवल पे नहीं है, पर अगर मुझे सबका करना है तो ऐसे लगा दूंगा मैं, ठीक है। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट, खत्म होने वाली क्लास, बस खत्म होने वाली, खत्म। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। These are the simplest compound, ठीक है। While writing the chemical formula for compounds, we first write the constituent elements and their valencies and the crossover कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, प्रेम से देखो, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है Ca+2, ऑक्सीजन क्या होता है -2। तो अगर इसको इधर भेजूंगा, इसको तो कोई फायदा नहीं है, CO2O2 होगा, सीधा से निकल के आ जाएगा CaO, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखो जो बहुत प्यारा होने वाला है, अगला देखो इसका होता है L, क्या होता है L होता है +3, L क्या होता है, सॉरी कलर चेंज करते हैं, कलर रेड लेते हैं। L क्या होता है, L क्या होता है +3, और SO4 क्या होता है -2, ये दिया भी है। L क्या होता है +3, SO4 होता है -2। इनको करो अदल बदल, यही होता है केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं, इनको करो अदल बदल। जो इसकी जो वैलेंसी है उसको तो भेज दो यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो थी, इसकी कितनी थी 3, इसको लगा दो, इसको ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि 2 है ना, इसको लगा दो यहाँ। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइस, ऐसा ही बन रहा है क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस। दोबारा देखते हैं क्या सर ने पता नहीं क्या करते, ओ हो हाय राम। देखिए दोबारा देखते हैं क्रॉस ओवर, यहाँ पे भी हमने क्रॉस ओवर किया था, पर क्या क्या फ़ायदा, दोनों का बराबर था तो क्या फ़ायदा बताओ। यहाँ पे देखते हैं L क्या है,
एल की वैलेंसी कितने हैं, +3 निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया। और SO4 की क्या है, SO4 की क्या है -2, SO4 क्या है -2। क्रॉस ओवर करो, मुझे निकालने लगे। ये -2 है, उसको यहाँ ले जाओ, और ये 2 है, माइनस नहीं लगा, फिर वहाँ नीचे ले जाओ, माइनस मत लगा देना, ठीक है। और ये 3 है, उसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो SO4 मतलब होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो देखो Al2 हो गया, SO4 3, समझ में आ गया। द ब्रैकेट्स आर यूज्ड व्हेन वी हैव 2 और मोर सेम आयंस इन द फॉर्मूला, हेंस द ब्रैकेट। देखो यहाँ देखा ना, ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि SO4 तो अलग है ना पूरा, SO4 पूरा अगर मैं यहाँ O4 के लगा दूंगा तो फिर वो ऑक्सीजन का ही जुड़ गया हो, तो ठीक है, फिर तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा, ठीक है। पर S और 4 दोनों का था ना वो, समझ में आ रहा है। तो ये बात हमें को समझनी है। S6 हो गया ना, तो कोई दिक्कत परेशानी बात, समझ रहे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। आगे चलते हैं। मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर यूनिट मास कितनी और है, बस, अरे खत्म होने वाला, खत्म 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 खत्म, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, धैर्य रखें, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा, थोड़ा सा धैर्य रखें बस। एन एटम्स, जो लास्ट चीज सिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की क्लास होगी, और तो कुछ नहीं। एन एटम contains 3 type of particles, that is electron, proton and neutron. Out of these 3 particles, the mass of electron is negligible as compared to the proton, neutron, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखते हुए। थस द मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब जो है ना, एन प्रोटॉन प्रेजेंट, मतलब जो मास, देखो इलेक्ट्रॉन को हमने पूरा नेग्लिजिबल कर दिया, मतलब छोटू चाहे हटा तुम, ठीक है, उसको नेग्लिजिबल कर दिया। इसलिए मास ऑफ एटम का जो मास कर दिया हमने, कि जितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे हमने मास बोल दिया। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मॉलिक्यूलर मास ऑन सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, जो सारे जिसमें एटम, जितने भी उसमें एटम होंगे उनका सबका मास जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जैसे H2O हो गया, ठीक है, H2O हो गया, तो हाइड्रोजन था अपने पास 2 और ऑक्सीजन था 16, तो 16 + 2 18 ग्राम, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास हो गया। एक मॉलिक्यूल क्या है, H2O, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास तो हो गया मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास, एटम का मास, समझ रहे हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव मोलिकुलर मास एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड मास यूनिट, ठीक है। हैंस द कैलकुलेट द मास ऑफ मोलिकुलर मास, दैट इज द कैलकुलेट मोलिकुलर मास द मास ऑफ ऑल एटम, मतलब जितने भी उसमें एटम है उनको जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं देख लेते हैं, ठीक है। जैसे NaOH, ठीक है, NaOH, इसका बताइए आप मोलिकुलर मास निकाल के बताइए, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, मुझे सबको पता है, सबको जोड़ना है, हमें पता है सबको जोड़ना है, जोड़ना शुरू करो। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 23 + 16 हो गया 39, 39 + 1 हो गया 40। तो अगर सबको जोड़ूंगा मोलिकुलर मास, देखो एटम का एक का में पता है, तुम्हें बच्चा कि एटम का कितना है बता देंगे, फिर तुमसे बोला जाएगा कि तुमसे अब तुमसे प्रश्न क्या बताएगा कि NaOH का मोलिकुलर, चलो जोड़ लिया तो 40 हो गया पूरा, ठीक है। तुमसे बोला जाएगा कि मोलिकुलर मास है ना, जो इसका 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो बताइए नाइट्रोजन का, सॉरी सोडियम का कितना है, निकाल लोगे तुम, दोनों को प्लस करो, 16 + 1 17 x प्लस, देखिए तुमसे बोला जाएगा कि टोटल 40 है, और ऑक्सीजन का दिया है और हाइड्रोजन का दिया है, तो x + 16 + 1 = बोल दूंगा मैं 40 = 40। तो 16 + 17 x + 17, तो 17 उधर जाएगा तो 17 माइनस में जाएगा, 40 - 17 23 होते हैं, तो बड़े तरीके से 23 निकल के जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है क्या, तुम अच्छे से कर दोगे यार, तुम अपने मज़ेदार हो। K2SO4 का निकालो, K2SO4 का निकालो, K2SO4 का निकालेंगे अगर हम, तो क्या पोटेशियम का कितना होता है बताइए। पोटेशियम का, एक पोटेशियम का कितना है 39, एक सल्फर का कितना है 16 दूनी 32, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो पूरा निकालो। अब K2 है तो 2 करो, 39 × 2 करो, 16
सॉरी 32 है, सल्फर कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 करो। ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 4, तो 39 इंटू 2 करूँगा, 36 इंटू 2 72 होता है, 39 इंटू 2 78, 32 इंटू 1 करूँगा 32, 16 इंटू करूँगा तो 16 चौक 64, 16 इंटू 4 16 इंटू 4 इंटू 64 इज इक्वल टू 64, तो 18 78 32, 78 और 32 हो जाएगा अपने पास क्या है 110, 110 प्लस 64 हो जाएगा 174, 174। तो तुम्हें ऐसे निकाल लेना, तुम्हें होमवर्क भी दूंगा लास्ट में, ठीक है। तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम्हारे लिए होमवर्क यहाँ से तुम्हें पता, मुझे पता भी चल जाएगा किस किसने ये वीडियो देखी है, किस किसने वीडियो देखिए। तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला दिया जा रहा है, अभी किसका निकाला NaOH, तुम्हें फॉर्मूला दिया रहा है, एक तो सोडियम क्लोराइड का निकाल के लाना, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका निकाल के लाना। और एक तुम निकाल के लाओगे यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला भी तुम खुद ही ढूंढ के लाओगे, यूरिया। तो 2 मैंने तुम्हें दिए हैं, और भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। 2 मैंने तुम्हें दिए हैं यूरिया। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा जो भी जिसने वीडियो देखी, मुझे पता चल जाएगा किस किसने वीडियो देखी है। मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना, क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं बोलूँगा ये चीज़, ठीक है। तो ये बात याद रखना, किस किसने देखा मुझे यहाँ से पता चल जाएगा किस किसने देखा है यहाँ तक, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो किस किसने देखी है, तुम्हारा डेडिकेशन में समझ जाऊँगा, ठीक है। तो निकालना मैंने सिखाया, तुम्हें NaCl तुम्हें क्लोरीन का पता है, और तुम्हें सोडियम का पता है। यूरिया का फॉर्मूला निकाल के और उसमें से कैसे निकालोगे, मुझे दोनों फोटो खींच के भेज देना कि सर मैंने इसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मुझे समझ में आएगा कि कौन कौन देखता है वीडियो। Formula unit and formula unit mass. The term formula unit is used for those substance whose constituent particles are ions. The formula unit mass of a substance is sum of the atomic masses of all atoms in the formula unit of a compound. For example, calcium oxide is the formula CaO. इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। फॉर्मूला यूनिट आइसोल केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 हो गया, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 हो गया, एटॉमिक मास ऑफ ये हो गया। तो वन फॉर्मूला ऑफ HNO3 देयर आर 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास होता है 1 14 16 इंटू 3 48, तो 36 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। Na2 का निकालेंगे, Na कितने 23 इंटू 2 46, 16, तो 46 प्लस 16 62। आगे चलो, द मोल कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट खत्म। 1 mole of substance, atom, molecules and ions are present is that quantity in a number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। ठीक है, ये बात याद रखना। 1 mole of any substance contains 6 into 10 to power minus 23 particles, atom, molecule, ion, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 1 मोल एटम एनी सब्सटेंस कंटेंट इतने सारे एटम, 1 मोल के अंदर इतने सारे एटम होते हैं। तुमसे बोल जाएगा कि इतने मोल है तो बताइए उसमें कितने एटम है, तो मल्टीप्लाई करके बता देंगे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेंट इतने सारे मोलिक्यूल। मतलब अगर बोला जाएगा कि 1 मोल एटम के बारे में बोलो तो 1 मोल एटम का मतलब होता है उसके अंदर देखो 6.02 into 10 to power 23, ये इसका मतलब भी 1 मोल होता है। इसका मतलब भी 1 मोल होता है। जैसे लगा देता है किलो, लगा देते हैं, किलो का मतलब क्या है 1000, किलो का मतलब होता है 1000 की 1000 ग्राम। किलो वोट मतलब 1000 वोट, ठीक है। ऐसा बोला था ना, किलो वोट मतलब 1000 वोट, ठीक है। ऐसे किलो लगा देते हैं के, वही समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार मोल का मतलब क्या होता है 6.022 into 10 to power 23। तो अगर बोला जाए कि 1 मोल एटम, तो 1 मोल का मतलब 6.022 into 10 to 25, ठीक है। और जितने भी एटम होंगे, समझ में आएगा। उसी प्रकार अगर बोला जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल्स तो हो जाएंगे 6.022। तो अगर ऐसा बोला जाएगा 1 मोल आकाश तो क्या हो जाएगा 6.022 into 10 to power 23 आकाश। तुमसे बोला जाएगा 1 मोल मतलब 1 मोल लैपटॉप, समझ में आ रहा है। तो 1 मोल आयन की बात बोला जाएगा तो मतलब मोल की वैल्यू डालेंगे, आयन निकालेंगे। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो था इसका 50 लेटर का नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। तो अवोगैड्रो उन्होंने खोजा था
उनका नाम एवोगैड्रो था, ठीक है, नाम तो बहुत बड़ा है, बस शॉर्ट नेम उनका एवोगैड्रो था। एवोगैड्रो बोलो, गैड्रो बोलो, जो तुम्हारी इच्छा है वो बोलो, ठीक है, भावनाओं को समझ के, ठीक है, तो उनके नाम पे इसका नाम रख दिया इस वैल्यू का, ठीक है। A mole of atoms of element has a mass equal to gram atomic mass of that element. Hence, the mass of one mole molecules is equal to its molecular mass in grams। ये बात पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास हमें किससे यूनिट करते हैं? बाय यू से, ठीक है, यू से। बाय टेकिंग सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड चेंजिंग द यूनिट्स ऑफ यू टू जी, ठीक है, अगर हम, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लेते हैं और मास चेंजिंग यूनिट फ्रॉम यू टू जी, द मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एलिमेंट इज ऑब्टेन। समझ में आ गया वन ऑफ एलिमेंट कहाँ से ऑब्टेन हुआ? द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इज नोन एज मोलर मास ऑफ एटम, ठीक है, एक वन मोल ऑफ एटम इज नोन एज द, ठीक है, एक मोल ऑफ एटम का मास क्या बोला जाएगा? मोलर मास ऑफ एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास की बात करता हूँ, नाइट्रोजन का 14 यूनिट होता है, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 14 यूनिट हो गया, ठीक है। एटॉमिक मास की बोलूँगा तो 14 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अगर मैं एटॉमिक मास की बोलता हूँ तो एटॉमिक यूनिट क्या होता है? एटॉमिक यूनिट क्या होती है? यूं, एटॉमिक मास की यूं। अगर ग्राम एटॉमिक मास की बोलता हूँ तो ग्राम की क्या होता है? जी, तो 14 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस गिव्स द मास ऑफ मॉलिक्यूल दैट सब्सटेंस इन एटॉमिक मास यूनिट यूं हो गया। देयरफॉर एज डिस्कस्ड पहले हमने देख लिया है कि सेमी न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं तो यू टू जी समझ में आ गया कैसे करते हैं। इसी प्रकार देयरफॉर द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, समझ में आएगा। एटॉमिक मास तो 14 यूं लगा देंगे, ग्राम एटॉमिक मास तो जी लगा देंगे, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस होती है। देखिए 1 मोल ऑफ पार्टिकल, देखिए 6.02 × 10⁻23 मोल ऑफ एटम आयन होते हैं, ठीक है। रिलेटिव मास ऑफ दिस पार्टिकल्स इन ग्राम, ठीक है, ठीक है। एक मोल ऑफ एटम बोलूँगा तो इतने एटम, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलूँगा तो इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर उनको सब में अगर कन्वर्ट करूँगा तो कर दूंगा, मेरी इच्छा, ग्राम्स में कन्वर्ट करूँगा तो कर दूंगा, ठीक है। जो भी पिछला 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल तो यहाँ पे भी एनी पार्टिकल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल, मोल ऑफ एटम तो एटम्स, मोल ऑफ आकाश तो आकाश, मोल ऑफ ये तो ये, मोल ऑफ फलाना तो फलाना, मोल ऑफ डिगड़ा तो डिगड़ा, वो कुछ भी। एग्जाम्पल देखो, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस निकालो, ठीक है। मास ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस निकाले। मोलिकुलर मास कितना होता है? 28। मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 28 न्यूटन। तो मास क्या होता है? मास क्या होता है? मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये जितने नंबर है मोल्स के और मोलर मास, ये होता है मास। याद रखना, मास क्या होता है? मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मास निकाल दो 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम हो गया अपने पास, 0.5 मोल्स दिया है तो ये हो जाएगा खत्म 14 जी, 14 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रश्न आते हैं इस प्रकार के। कैलकुलेशन द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, अब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट द पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एक मोल, नंबर ऑफ मोल निकालने, अब नंबर ऑफ मोल निकालने, वहाँ नंबर ऑफ मोल दिए थे, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ मोल निकालने। तो एक बात याद रखो, एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले बताओ, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे अपने पास दिया है कितना 18.066 × 20। तुम्हारे लेवल पे बस ऐसे ही दिया जाएगा, ऐसा ही दिया जाएगा ताकि वो 6 से कट पाए, मतलब जो एवोगैड्रो नंबर उससे कट पाए। देखो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा ना कि ये कैसे कटने वाला है। और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर तो 18/18 जो भी है, तो देखो तुम्हें इस लेवल का दिया जाएगा ताकि ऐसा नहीं कट पाए। तुम्हें लंबी कैलकुलेशन देंगे तो 6 को 3 से सब 3 कट गया ना, 3 बार कट गया, ये पूरा इससे 3 बार में कट गया। तो उत्तर नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल हो गए अपने पास 3, नंबर ऑफ मोल अपने पास हो गए 3। तो बहुत प्यारे तरीके से चैप्टर ख़त्म हुआ और बहुत सुंदर तरीके से चैप्टर ख़त्म हुआ। इसी के साथ अपना सिलेबस ख़त्म हो चुका है, इसी के साथ अपना सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो सबको बधाई इस चीज़ की, सबको बधाई इस चीज़ की कि अपना सिलेबस ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखना और बार बार देखना, पॉज कर दें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें और प्यारी प्यारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।
अब सारे चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं अपने पास। मैटर इन आवर सराउंडिंग से लेकर लास्ट वाला चैप्टर तक सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, वाई डू यू फॉलो वगैरह जो भी था सब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब शुरू होने वाला एक नया एरा। ठीक है, आज एक और क्लास लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक तो इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर एटम दोनों ही करने वाले हैं। तो उस क्लास में सब मौजूद रहना, उसको लेंगे हम गूगल मीट पे। इसको बाद में अपलोड कर देंगे कहाँ पर, उधर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर की बता देंगे, पेपर कब है, कल है, परसों है, कभी है, जो भी है। उसके बाद हम करने वाले हैं फुल सिलेबस टेस्ट, बहुत खतरनाक तरीके से। साइंस का सिलेबस हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, राम राम, अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।